सोचिए, हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें लगातार एक डांस चल रहा है, एक अदृश्य बैले। ये है कार्बन का नाजुक संतुलन जो हमारे प्लैनेट पर जिंदगी को मुमकिन बनाता है। लेकिन क्या होता है जब ये लय बिगड़ जाती है? चलिए कार्बन साइकिल की इस दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे भविष्य के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई एक चीज है जो पृथ्वी पर हर जिंदा चीज का आधार है, तो वो क्या हो सकती है? थोड़ा सोचिए इस पर। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी, और वो है कार्बन। समझ लीजिए ये हमारी जिंदगी की कहानी का एक गुमनाम हीरो है। और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, बिल्कुल सच है। जैसा कि नोआ कहता है, कार्बन असल में जिंदगी की केमिकल बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी। सोचिए, जो प्रोटीन और डीएनए है ना, वो इसके बिना बन ही नहीं सकते। और तो और हमारे अपने शरीर का करीब करीब 20% हिस्सा कार्बन ही तो है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कार्बन कितना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि ये एलिमेंट आखिर काम कैसे करता है। तो इस पहले हिस्से में हम उसी शानदार सिस्टम को समझेंगे जो इसे हमेशा चलाता रहता है, जिसे हम कहते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल को ऐसे समझिए जैसे ये नेचर का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन रिसाइकलिंग सिस्टम है। ये एक क्लोज सिस्टम है, मतलब हमारे प्लैनेट पर जितना कार्बन है वो उतना ही रहता है। ना वो बनता है ना खत्म होता है, बस अपनी जगह बदलता रहता है, कभी हवा में तो कभी जमीन में, कभी समंदर में और फिर वापस हवा में। तो ये कार्बन जमा कहाँ होता है? इसे स्टोर करने के लिए कुछ खास जगहें हैं जिन्हें हम रिजर्वॉयर या सिंक कहते हैं। सबसे बड़ा स्टोर हाउस तो चट्टानों और जमीन की गहराइयों में छिपा है, लेकिन ये महासागरों में भी है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी, और हाँ, हम सब में, हर पेड़ पौधे और जीव जंतु में। और इस साइकिल का काम बस इतना है कि वो कार्बन को इन्हीं स्टोर हाउस के बीच घुमाता रहे। चलिए अब जरा इस साइकिल के काम करने के तरीके को थोड़ा और करीब से देखते हैं। समझते हैं कि ये वो कौन सी कुदरती लय है जो हमारे प्लैनेट को जिंदा रखे हुए है। देखिए, इस साइकिल का एक हिस्सा बहुत तेज है, बायोलॉजिकल है, जिसे हम हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं। प्रोसेस बहुत ही खूबसूरत और सिंपल है। पौधे वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। जानवर उन पौधों को खा लेते हैं। फिर जब ये पौधे और जानवर मरते हैं तो उनका कार्बन मिट्टी में मिल जाता है, और जब हम सांस लेते हैं या कोई चीज सड़ती गलती है तो वही कार्बन वापस हवा में चला जाता है। बस यही है जीवन का चक्र जो हमेशा चलता रहता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये साइकिल दो अलग अलग स्पीड पर काम करता है। एक तरफ है तेज बायोलॉजिकल साइकिल, जिसकी हमने अभी बात की, ये दिनों, सालों या कुछ दशकों में पूरा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही धीमा जियोलॉजिकल साइकिल भी है। ये कार्बन को चट्टानों, मिट्टी और समुंदर के जरिए घुमाता है, और इसे पूरा होने में लाखों साल लग जाते हैं। सोचिए, लाखों साल! ये टाइम स्केल सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और जब इन स्टोर हाउस की बात होती है तो असली खिलाड़ी तो समुंदर है। ये हमारे प्लैनेट पर कार्बन का सबसे बड़ा एक्टिव पूल है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में जितना कार्बन है, उससे 50 गुना ज्यादा कार्बन अकेले समुंदर में है। और ये लगातार हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन करता रहता है, जिससे ये दुनिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाला एक बहुत बड़ा रेगुलेटर बन जाता है। लाखों सालों तक ये साइकिल एक खूबसूरत बैलेंस में चलता रहा। लेकिन फिर एक नई ताकत आई जिसने इस पूरी लय को, इस पूरे रिदम को बिगाड़ना शुरू कर दिया। और वो ताकत थी इंसानी गतिविधियां। और ये जो नंबर है ना, ये पूरी कहानी बदल देता है। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 52% बढ़ गया है। मैं फिर से दोहराता हूं, 52% ज्यादा। धरती के इतिहास के हिसाब से देखें तो ये पलक झपकने जितने कम समय में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल ये है कि ये सारा इम्बैलेंस आ कहां से रहा है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, हम कोयला, तेल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं। दूसरा, जमीन का इस्तेमाल बदल रहा है, खास तौर पर जंगलों की कटाई। और तीसरा, सीमेंट बनाने जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मतलब हम वो कार्बन जमीन से निकाल रहे हैं जिसे जमा होने में लाखों साल लगे थे, और उसे सिर्फ कुछ 100 सालों में ही हवा में वापस छोड़ रहे हैं। और ये जो एक्स्ट्रा कार्बन है, ये सिर्फ हवा में लटका नहीं रहता, ये पूरे प्लैनेट पर एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देता है, जिसके असर को तो हम अभी ठीक से समझना शुरू ही कर रहे हैं।
सबसे पहला और बड़ा असर है ग्रीन हाउस इफेक्ट का सुपर चार्ज हो जाना। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल और ज़रूरी चीज़ है। CO2 जैसी गैसें एक कंबल की तरह काम करती हैं जो सूरज की गर्मी को रोककर धरती को इतना गर्म रखती हैं कि यहाँ जिंदगी पनप सके। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इस कंबल में और ज़्यादा CO2 भरते जा रहे हैं। तो ये कंबल अब बहुत मोटा हो गया है और ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी रोक रहा है, जिससे हमारा प्लैनेट गर्म हो रहा है। इसका दूसरा बड़ा शिकार है हमारा समंदर। जब वो हवा से ज़्यादा CO2 सोखता है तो उसकी पूरी केमिस्ट्री ही बदल जाती है। वो ज़्यादा एसिडिक हो रहा है। इस प्रोसेस को ओशन एसिडिफिकेशन कहते हैं और ये समुद्री जीवों के लिए बहुत खतरनाक है, खास तौर पर कोरल और शेलफिश जैसे जीवों के लिए, जिन्हें अपना खोल या ढांचा बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम को समझना तो बस पहला कदम है। चलिए अब सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि इस ज़रूरी साइकिल का बैलेंस वापस लाने में हम कैसे मदद कर सकते हैं। इस मामले में एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाला कॉन्सेप्ट है ब्लू कार्बन। ये वो कार्बन है जिसे समंदर और उसके किनारों के इकोसिस्टम्स जैसे मैंग्रोव के जंगल, दलदल और समुद्री घास सोख कर स्टोर करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये इकोसिस्टम्स जमीन के जंगलों के मुकाबले कई ज्यादा तेजी से कार्बन सोखते हैं, कभी कभी तो 10 गुना तेजी से, और उसे हजारों सालों तक अपने अंदर महफूज रखते हैं। तो इस बैलेंस को वापस पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रास्ते बिल्कुल साफ हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और जो जंगल हैं उन्हें बचाना, सोलर और विंड पावर जैसी क्लीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ना, और हाँ, सबसे जरूरी उन ब्लू कार्बन इकोसिस्टम्स की हिफाजत करना और उन्हें दोबारा खड़ा करना जो असल में कार्बन सोखने के सुपर हीरो हैं। इनमें से कोई एक अकेला जादुई हल नहीं है, लेकिन अगर ये सब साथ मिलकर किया जाए तो वाकई में एक बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। कार्बन का ये अदृश्य डांस ही है जो हम सबको जिंदगी देता है। अब सवाल यह है कि हम इस डांस को कैसे संभालेंगे। इसकी लय का भविष्य आज पहले से कहीं ज्यादा हम सबके हाथों में है।